इसमें हुआ है या उसमें हुआ है? गुड नहीं हुआ है? आफ्टरनून। ठीक है. So what is the meaning Good of consumer afternoon. behavior and what are the various types of consumer behavior we are going to understand and how it is important for retail. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग. Okay, so ultimately the retail is supply chain का last जो basically key है, वो जो एक चेन को फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है. ठीक है, वी ऑल नो. सो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट अर्निंग है रिटेल का, उसका कहाँ से है? लेट आवाज आ रहा है थोड़ा. वो नेटवर्क इशू होगा, बहुत ही देर से ये सब चल रहा है. पिछले क्लास में भी यही हो रहा था, अभी भी यही केस है. अटेंडेंस ले लीजिए, छोड़ दीजिए. अच्छा, चलो देख लेते हैं, जो भी टाइम है पढ़ लेते हैं थोड़ा. एंड खुशबू कैमरा ऑन करिए. खुशबू, अमन, यस मैम. रिपू, चलो कैमरा ऑन करो सब लोग. मैम 1 मिनट कर रहा हूँ. चलो म्यूट करिए. दादा दादी बाद में कर लेना, देख लो भी. देखो लास्ट डे मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सब कुछ बता दिया था कि ऑलमोस्ट क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा टर्म डिस्कस कर दिया था. अब हम लोगों को उसमें कुछ पोर्शन स्टार्ट करना है, जो कि फर्स्ट यूनिट मुझे याद है आप लोगों को शायद बताया था मैंने, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रल टेंडेंसी का कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या यूज है वो बता देते हैं, देन हम लोग आगे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ मेजर ऑफ सेंटर. अगर हमारे पास होल डेटा है, बहुत सारा डेटा है, डेटा आपको पता है नंबर्स में होता है, बहुत सारा बल्क में डेटा होता है, और सारा डेटा को आप डिटेल में स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया आप सारे स्टूडेंट को एनालाइज करना चाहते हैं, क्या मार्क्स आता है, या फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हो, या फिर पर्टिकुलर मान लो एक सैनिटाइजर है, उसका सेल क्या होता है ऑन द एवरेज. तो जो सेल भी हो रहा था पहले, वो अभी इधर 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है. पहले डॉक्टर्स सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते थे सैनिटाइजर का, अब हमेशा हम लोग भी बहुत ज्यादा यूज करने लगे. तो होता क्या है, जो चेंज या फिर शिफ्टमेंट हुआ है, हम वो स्टडी करना चाहते हैं या फिर ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए अगर इंडिया के कुछ लोग हैं या फिर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स का मार्क्स जज करना हो कि ऑन द एवरेज इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का मार्क्स कैसा आता है. खुशबू, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, एंड अभिषेक, otherwise I am going to remove you. This is the 3rd time I said that. Abhishek, okay, I am going to remove Abhishek. So कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए, जिसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को ये भी दिया था, अगर वेंडर्स का आपको इनकम जानना है तो आपको एग्जैक्ट इनकम उनका नहीं पता चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिक्स सैलरी उनकी नहीं होती. हर दिन उसका इनकम जो होता है वो डिफरेंट होता है, और टोटल को जब आप सम करते हो तब निकालते हैं. इस तरह से और भी बहुत सारा टर्म है जो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं, जो कि आप लोग लिख सकते हो, लिखो अभी जरा. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट टर्म लिखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. सो सेंट्रल टेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरवल. सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टेंडेंसी ऑफ डेटा टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरवल ऑफ अ डेटा. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए डेटा ही समझो अभी तक. ठीक है. सो डेटा कितना कॉन्सेंट्रेटेड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो सेंट्रल टेंडेंसी बताता है. अब देखो इसके कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि कुछ लोग हो सकता है ऑन द एवरेज आपका जजमेंट,
कुछ बोल सकते हैं चलो ठीक है, कुछ बोल सकते हैं अच्छा है। तो एक जजमेंट जो होता है वो पर्सनल बायस्ड हो सकता है। हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस है और वो अलग अलग कंक्लूजन देने वाले हैं अकॉर्डिंग टू जो भी उनका परसेप्शन है या फिर जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो कुछ भी उनका नॉलेज हो। सो यहाँ पे एवरेज जो हो सकता है, होता क्या है कि हर इंसान अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करता है और रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिजल्ट हर इंसान का अलग अलग होगा तो हम क्या उस पर रिलाई कर पाएंगे? कभी ये पॉसिबल नहीं है कि हम रिलाई कर पाए। अब चूंकि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए मेजरमेंट का, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट का, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ऐसा नहीं हो हम कभी आपकी बात मान रहे हैं, कभी किसी और की बात मान रहे हैं, ऐसा ना हो। एक कॉमन पॉइंट हो और जिसपे सब बिलीव कर सके, क्योंकि देयर इज अ मैथमेटिकल लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है, सो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टडी करते हैं। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हर केस में ओपिनियन बेस्ड हो सकता है और वो बायस्ड हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी और का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि एवरेज जो सेल है वो इस तरह का बहुत पॉजिटिव है, कुछ मान सकते हैं नेगेटिव है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन द एवरेज कोई बिलीव करने के कंडीशन में नहीं होगा कि कौन सा है जिसको हम एक्सेप्ट करें। सो यहाँ पे हमें मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत है, जो कि हर को, अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तब भी आंसर उतना आएगा, आप कैलकुलेट करते हो तब भी आंसर उतना ही आएगा, और कोई और कैलकुलेट करता है तब भी आंसर उतना ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम लोगों को मैथमेटिकल मेजर्स की बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो रिजल्ट वेरी नहीं करेगा। सो देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें बेसिकली आपको जो पढ़ना है दैट इज 3 ओनली। फर्स्ट इज मीन, जिसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। ठीक है, सो अब लिखो मीडियन क्या है। अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं, कॉपी पेन लीजिए, लिखिए जरा इसको। रेडी हो जाओ तो बोलो, नोट करिए व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। चलो लिखो, लिख रहे हैं ना? अमन, किशन, टेल मी, आर यू राइटिंग और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. चलो लिखो फिर, ये ऑफलाइन पास आए नहीं हो सब तो ठीक है, लिखिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन वर्ड डाल दीजिए, देन राइट arithmetic mean is the measure of central tendency. Arithmetic mean is a measure of central tendency when we have given set of observation, when we have given set of observation, given set of observation को ऐसे लिख लो, x1 x2 इस तरह से। ऑब्जर्वेशन है, चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम यहाँ नंबर्स नहीं लिख सकते, सो जस्ट राइट डाउन x1 x2 इस तरह से। ये कहां तक जा रहा है? अप टू xn। सो आपने क्या लिखा? Arithmetic mean is a measure of central tendency. We have given set of observation, that is x1 x2 up to xn. Then arithmetic mean is defined as, the sum of observations
sum of all the observations divided by the number of observation. Sum of all the observations divided by number of observation. ठीक है, लैंग्वेज लिख लिया। अब देखो, अगर ऑब्जर्वेशन हमारे पास x1, x2, xn है, then you have to sum it up. That means x1 plus x2 plus इस तरह से जाएगा up to xn। सारे को ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो n से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n। दिस इज x1, दिस इज x2, थर्ड x3 अप टू xn जा रहा है, और ये xn जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और इसको आप n से डिवाइड कर दे रहे हैं। सो ये जो मिल रहा है दैट इज x बार, और इसको हम बोल रहे हैं दिस वन इज, आप आइदर x बार से इसका नोटेशन है, और ये है क्या, दिस इज अरिथमेटिक मीन। शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो इसको अरिथमेटिक मीन लिखेंगे am, या फिर कभी कभी इसको m से भी डिनोट किया जाता है। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन, ये डेफिनेशन है इसका, और ये रिजल्ट है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। इसको अगर और भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एक टर्म, एक साइन यूज होता है, सिंबल यूज होता है, दैट इज समेशन। दिस सम, समेशन, समेशन किसका कर रहे हैं, समेशन इज फॉर सम, नंबर ऑफ टर्म्स जो आप ऐड कर रहे हैं उसको आप हर जगह ऐसे प्लस साइन लिखे करके ना लिखें, सिर्फ इसको समेशन लिख दें और यहाँ पे x लिख लें। समेशन किस पे ऑपरेट हो रहा है, सम किसका करना है, ऑल द x ऑब्जर्वेशंस, जो कि xi लिख दिया जा रहा है। xi क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 1 2 3 4 x का सफिक्स है, x1 इज द फर्स्ट सफिक्स ऑफ फर्स्ट नंबर, 2 सफिक्स है सेकंड का, 3 सफिक्स है, इस तरह n सफिक्स जा रहा है। अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो टिल 10 आप डालेंगे तो xi लिख दिया जाता है, क्योंकि x अगर सिर्फ आप x लिखते हैं तो एक ही नंबर को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये हो जाएगा उसका मीनिंग। लेकिन अगर xi लिखते हैं तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह का टर्म, डिवाइडेड बाय n। और ये जो समेशन i आपने नोटेशन डाला है दैट इज फॉर x1 x2 इस तरह से, और ये i कहां तक जा रहा है मुझे भी बता सकता है, n तक। सो यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया जाता है दैट i इज टेंडिंग फ्रॉम 1 to 10। 10 अगर नंबर है तो 10 डाल दो, अगर n है तो डायरेक्टली n डाल दीजिए। सो दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, ये है एवरेज का। सो ये फॉर्मूला फॉर मीन है, जो आप लिखते हैं ऊपर लैंग्वेज में वो ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो लिखा है वो आपका फॉर्मूला फॉर मीन है। ठीक है, सो दिस इज एवरेज, फॉर्मूला फॉर एवरेज अगर कोई पूछता है सो ये है। अब अगर इसी फॉर्मूला को नोटेशन में जो सिंबल के साथ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अब इसी का एक एप्लीकेशन अगर हम देख लें, मान लीजिए आप 3 पर्सन अभी मुझे दिख रहे हैं, तो उसका हम एज ले लें। मान लो एक का एज 18 है, सपोज दूसरे का एज 20 है, और मान लीजिए थर्ड का एज है वो 21 है। सो अगर तीनों का एवरेज एज पूछा जाए, जो 3 पर्सन है उनकी हम बात कर रहे हैं, वो तीनों का एज एवरेज पूछा जाए, देन यू हैव टू सम इट अप। सम करो, डिवाइड कर दो, किससे, कितने लोगों का एज है ये, 3 पर्सन्स का, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। ऐड कर लीजिए, क्या आने वाला है, 20 20 40 प्लस 1 41 एंड 8 क्या होगा, 20 बताओ, 59। सम करो, इस टोटल को सम करो, मैम 59 एंड 59 बाय 3। सो ये जो टर्म है, अब इसको 3 से भी आप कैंसिल करेंगे, सो 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 1 फर्स्ट टाइम करोगे तो बचा क्या, 2 and 9, 3 9 या 27, सो 19 एंड पॉइंट आपके पास 29 है, सो 2.096 जा। सो इस तरह का ये रेशियो जो है वो आ रहा है। सो एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 स्टूडेंट इज, ये हो जाएगा, ये एवरेज एज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एज कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, बट ऑन द एवरेज हमें मान के चलना है, क्योंकि एक का एज ये है, दूसरे का एज अलग अलग है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट एज है। तो अगर हम किसी एक का कंसिडर करेंगे तो कहा जाएगा इट इज अ बायस्ड थिंग।
सो आप सबका एवरेज ले लो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको एज अ सेंटर कंसिडर कर लो और वही आपका एज है। तो उसको आप ये बोलेंगे, ये जो भी आप कैलकुलेशन करके लाए हैं दैट इज एक्स बार। सो नोटेशन ऑफ एवरेज और अर्थमेटिक मीन इज एक्स बार, जो कि जिसका कि रिजल्ट मैथमेटिकली है। कुछ कंफ्यूजन है इस पोर्शन में तो बताओ, जो भी अभी मैंने कहा उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम। ओके, अब देखिए एक चीज यहाँ पे हम लोग कुछ इसी का एक्सटेंशन पढ़ते हैं। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्म है वो अगर ये अच्छे से समझ में आ जाता है तब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पे कुछ भी रेक्टिफिकेशन का जरूरत है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है तो अभी ही बोल दो, बिकॉज इसका एक्सटेंशन होगा जो नेक्स्ट टर्म होगा। सो ये जो भी रिजल्ट है, देखो यहाँ पे तब ये चीज ज्यादा फ्रूटफुल है जब आपके पास जो 3 एज दिया है ना वो तीनों एज डिफरेंट हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही ग्रुप में एक ही एज के एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, और ऐसा हो सकता है जैसे आपकी क्लास में ऐसा जरूरी नहीं है कि 18 ईयर का कोई एक ही स्टूडेंट हो सकता है 18 ईयर का 2 स्टूडेंट हो सकता है 5 स्टूडेंट हो, लाइक ऐसा हो सकता है। सो उस केस में क्या होता है, एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमारे पास जो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे जस्ट उसको हम टेबुलर फॉर्म में डाल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन होगा बताइएगा। एक्स जो ऑब्जर्वेशन था जिसका नोटेशन मैंने x1 डाला था, x2 करा था, इस तरह से लास्ट टर्म तक कहां तक जा रहा था, अप टू xn, ठीक है। इसी के साथ अगर ऐसा टर्म हो उस केस में जो अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच टर्म इज 1। मतलब ये है कि x1 एज का, लाइक अभी जस्ट एग्जांपल मैंने दिया दैट इज 18, 20 और 21। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 18 इयर्स का सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, 21 का ईयर का सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक एज का एक से ज्यादा पर्सन हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो 1 है वो हमेशा अपने आप आ जाता है, मतलब वो है ही। अगर 18 ईयर का एक इंसान है तभी आप उसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा देन यू हैव टू स्पेसिफाई हियर, मतलब आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर 20 ईयर का 3 पर्सन है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1 है तो नहीं लिखने की जरूरत है, बट अगर एक से ज्यादा है देन यू हैव टू राइट। 21 एज का जो है वो 5 पर्सन है, सपोज ये डेटा है हमारे पास। अब इसका मीन कैसे निकालोगे, बस मुझे ये बताओ आप लोग प्लीज, जल्दी करके देखो कैलकुलेशन, कॉपी पे करके मुझे बताइए। मैम हम्म, मैम लाइट चला गया, कैमरा ऑफ कर लो। ओके, इसका एवरेज बताइए आप, करके कैलकुलेट करके विद पेन ऑन पेपर करके बताओ, फिर मैं बताती हूँ उसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। ओके, एक मिनट में आंसर आया? श्वेता टेल मी। नो मैम, 20.1। ठीक है, ऐसा अगर ऐसा हो तो एक काम हम कर सकते हैं, जब एक है तो आपने जस्ट उसको ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखो हम एक कॉलम बना रहे हैं, क्या मतलब है, क्या नोटेशन है, प्रोसेस क्या है, ये हम बाद में समझते हैं, पहले देखो क्या हो रहा है। 18 इयर्स का 2 पर्सन है, सो 18 into 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इंसान है तो दोनों का एज आप ऐड करेंगे, होगा या नहीं, टेल मी।
18 इयर्स का 2%। Yes, ma'am. तो दोनों का एज आप एक एक बार ऐड करेंगे, सो 18 into 2 क्या होगा? 36. तो 36। 36. सिमिलरली आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 20 60. इसका 3% है, दैट इज 60। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट 21 इयर्स के 5% है, 105. 105। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ो कितना आ रहा है? 201. 201। ओके, चलो मैंने आपने जो बोला है लिख ले रही हूँ। यहाँ देखिए इस नंबर ऑफ पर्सन, अब कोई पूछेगा हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, कितना बता? 10. 9. 10 plus all the sum of all these, that is 10। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे जब फॉर्मूला हम लिखेंगे, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था दैट वाज समेशन xi डिवाइडेड बाय क्या था? n। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला क्या यहाँ वैलिड है क्योंकि आपने प्रोडक्ट ले लिया, सो यहाँ पे Yes, ma'am. फॉर्मूला बन जा रहा है दैट इज समेशन f, क्योंकि हमने इसका नोटेशन f डाला है, fi डालते हैं, f भी लिख सकते हो फिलहाल। ठीक है, f एंड x दोनों का प्रोडक्ट, देन डिवाइडेड बाय व्हाट? सम ऑफ स्टफ, नॉट f, समेशन f, बिकॉज f सिर्फ एक नंबर होगा और समेशन f ये पूरा टोटल होगा। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो दिस वन इज, यहाँ पे अब आप लिखोगे 201 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट एवरेज इज, ये कैंसिल कर लो, सो 20.1। सो अब एवरेज जो हो रहा है दैट इज 20.1। सो ये एक तरीका है एवरेज करने का जहां रिपीटेशन होता है। अगर रिपीटेशन है सो ये मेथड, ये फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर कैलकुलेटिंग एक्स बार। ठीक है, अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एक्स बार। ठीक है, समझ आया? ये कभी कभी इन दोनों टर्म को, इस डेटा को जो मैंने ये बताया अभी, ये पूरा ग्राफ, इसके हेल्प से इसको ग्रुप डेटा भी कह दिया जाता है। तो बुक में आपको ये मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीन निकालना है ग्रुप डेटा का। सो ग्रुप डेटा का जब एवरेज निकालना है देन फॉर्मूला इज समेशन fi xi बाय समेशन fi, एंड जब आपको अनग्रुप डेटा का निकालना है देन समेशन xi बाय n होगा। ग्रुप्ड कहने का मतलब ये है 18 इयर्स का दो इंसान है, वो दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया गया है, ग्रुपिंग कर दिया गया है उसका। 20 इयर्स का 3% है, उसको हम एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हर जगह हम इसको ऐड करें, फिर ऐड करें, दोबारा ऐड करें, तो वो तो बेवकूफी होगी। और आपको पता है मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर लिखा जाए तो ये तरीका ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रिपीटेशन है, अगर रिपीटेशन नहीं है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। समझ आया? बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। Yes, ma'am. कुछ डाउट है तो। एंड गुलशन कुमार, आपने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। मैम रोल नंबर तो मेरा भी गलत लिखा हुआ है। आपको रोल नंबर मिला है कॉलेज से? मैम मिला है लेकिन वो एक्चुअल में मिस कम्युनिकेशन हो गया था मैम, अभी मैं सही कर देता हूँ। ओके ओके, एंड कुमारी प्रियम, आपका भी रोल नंबर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, ma'am. नहीं? No, ma'am. No, ma'am. No. मैम कर दिया ओके, मैम, अब हो गया। आज तो बहुत सारा टाइम टेक्निकल इशू की वजह से खत्म हो चुका है। मैम आज क्लास ही नहीं लेना चाहिए। कॉलेज आते आपका कोई लॉस ना हो इसलिए। Thank you for the मैम मैं class, तो ma'am. कॉलेज आकर वापस गया हूँ। क्या? मैं कॉलेज आया था लेकिन वापस चला गया। अच्छा, कॉलेज आ गया, वापस चले गए हो? यस मैम, क्योंकि कोई था ही नहीं कॉलेज में। सिंगल स्टूडेंट थे आप? बगल में ही घर है मैम, इसलिए। हाँ, तभी उसी का एडवांटेज है।
चलो ठीक है, ये तब हो सकता है मीन निकल जाएगा। जब डेटा गिवन होगा तो एवरेज ऐसे निकालना है, और ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में रख लो। ये फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा और हमेशा ही रिपीट होगा। इसी का एक्सटेंशन जो भी अभी पढ़ रहे हैं सब एक्सटेंशन ही में ही जाएगा। इसका कुछ एक्सटेंशन होगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म होगा, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कहीं सब वही रहेगा और थोड़ा मर्जअप किया हुआ टाइप का टॉपिक होगा। सो अगर मान लो एक डेटा हम देते हैं, बस आप कैलकुलेट करके एवरेज मुझे बताओ क्या आ रहा है, बस द लास्ट वन। सो x is a observation, x को observation पढ़ना, f is frequency, that is repetition always, and one more thing, जो repetition है, frequency है, वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होगी, कभी भी। जैसे अभी प्रीवियस डेटा में बात करें, 18 है, 18 ईयर्स का 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, क्या 0.5% हो सकता है? No, ma'am. 1.5% नहीं होगा। सो फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल नहीं होगा, एंड नेगेटिव भी नहीं होगा, बिकॉज -1% भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं यहाँ मैं लिख दूं -2, मतलब ये डेटा गलत है। ठीक है, सो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो, सो x का ऑब्जर्वेशन, दिस इज 10, फ्रीक्वेंसी इज 2, दिस इज 12, frequency is 3, 15, frequency is 9, 18, frequency is 7. So अब इसका एवरेज मुझे बताइए, व्हाट इज द एवरेज? 25 है या 15? दिस इज 15. So find the average of this. मैम बोलिए। मैंने डिस्प्ले रोल नंबर चेंज कर दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे 41 ही शो हो रहा है। अब मेरा रोल नंबर 42 है। अमन, यस मैम। एडिट करके देखियो, सेटिंग में जाके अपने नेम के साथ शुरुआत। 42 कर दिया हूँ मैम। मैम एक बार एग्जिट लेके फिर वापस आऊं? ठीक है, ठीक है। चलो बताओ, खुशबू, व्हाट आर यू डूइंग? आप विजिबल तो है नहीं, क्या रखा है सामने? हो गया मैम। हो गया, क्या आ रहा है आंसर बताओ अविनाश? 15.09। 15.0 is the average. 09। 15.0 मतलब 15 ही हुआ, 15, ओके। चलो ठीक है, देखते हैं और मैम 15.01। 15.01 9 मैम। ओके, ठीक है। चलो, रिपू का आ गया, और कौन है? और किसी का आया है? खुशबू, व्हाट अबाउट? Yes, ma'am. Same answer. सेम आंसर, ओके। Ma'am, 15.09. Same. चलो ठीक है, मतलब करेक्ट है। इस केस में अगर सबका कैलकुलेशन सेम है तो आंसर सही है। कैलकुलेशन सबका डिफरेंट है तो या तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या तो फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एग्जाम में आंसर मत मिलाने लगना। आंसर मैच कराने के लिए आपका कितना आंसर आया, मेरा कितना आया, मैच करा लो और उससे कंफर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। खुद से कैलकुलेट करो। मैंने ये एग्जाम पहले ही आपको बता दिया,
हम मैथमेटिकल मेथड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आंसर सेम आए, सबका आंसर डिफरेंट ना हो, सबका ओपिनियन बेस्ड सॉल्यूशन ना हो। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए हम लोगों को मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगल रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन पूछूं? नेक्स्ट क्लास है मैम। नेक्स्ट क्लास, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट की क्लास में करते हैं। मैम रोल नंबर रोल नंबर म्यूट करिए अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो। कुमारी प्रियम, अभी तो आपने फिर दोबारा से एंटर किया, फिर भी आपका रोल नंबर कहाँ आ रहा है? मैम मेरा तो आ गया। चलो ठीक है, अमन सिंह लिस्ट हम कर लेंगे, छोड़ो। बट विद इन 1 or 2 days ये रेक्टिफाई कर लीजिए क्या है। ठीक है, यस मैम। चलो ओके देन। एग्जिट हो जाओ। Okay, I'm going to end up this session.